वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ से अगला टॉपिक है हमारा नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो इसमें हमारा जो भी टॉपिक है वो क्या क्या पढ़ना है वो है व्हाट हैपन्स, क्या होता है व्हेन वी ऐड वेस्ट टू द एनवायरनमेंट, जब हम अपने कचरे को पर्यावरण में डाल देते हैं। तो इकोसिस्टम पारितंत्र क्या है ये जानेंगे। व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, इसके कौन कौन से घटक है वो जानेंगे। हाउ डू आवर एक्टिविटी अफेक्ट द इन्वायरमेंट, और हमारी क्रियाएं किस प्रकार पर्यावरण को प्रभावित करती हैं वो भी जानेंगे। चैप्टर मैप में आपको ये सारा टॉपिक जो है कवर करना है। बहुत ज़्यादा टॉपिक है इसके अंदर कवर करने पड़ेंगे आपको। तो इसमें थोड़ा सा चार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें जैसे यहाँ से बताया हुआ है कि वेस्ट इन आवर एनवायरनमेंट, जो हम कचरा करते हैं पर्यावरण में, जो कचरा फेंकते हैं, तो वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल, इन दोनों के बारे में लिखा है कि मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज वी प्रोड्यूस, जो हम कूड़ा करते हैं उसे हमें मैनेजमेंट करना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो पर्यावरण में सड़ जाते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो पर्यावरण में नहीं सड़ते हैं, इनको जलाते हैं। तो लिखा है ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन परत में ह्रास हो गया है, छिद्र हो गया है, ओजोन परत खराब हो गया है, इसके बारे में बताया है। और कचरे प्रबंधन के बारे में 5R अप्रोच, 5R के तरीके बताए हैं। आर के मतलब रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रीपर्पज एंड रिफ्यूज़। मतलब पुनः चक्रण करना, बार बार प्रयोग करना, उपयोग कम करना, अपने उद्देश्य के लिए ही प्रयोग करना, और उद्देश्य इसके प्रयोग करने के लिए मना करना प्लास्टिक का। ठीक है, फिर बताया हुआ है इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम में फिर एक फूड चेन पढ़ेंगे, फूड चेन के आगे फूड वेब पढ़ेंगे, फिर उसमें आगे इकोलॉजिकल पैरामिड क्या होता है वो जानेंगे। फिर यहाँ पे अबायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब अबायोटिक मतलब होता है अजैव घटक कौन है, तो एयर, वाटर एंड सोइल, यानी हवा, पानी और मिट्टी जो है वो अजैव हैं। और बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जैव घटक। जैव घटक में प्लांट एंड एनिमल यानी पेड़ पौधे और जानवर आते हैं, जीव आते हैं। फिर बायोटिक कंपोनेंट में बताया गया है कि प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, एनिमल जो होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डीकम्पोजर्स यानी वो अपघटक होते हैं। ठीक है, और इनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है ये बताएंगे। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एक होते हैं जो प्राइमरी हर्बीवोरस, प्राथमिक स्तर पे जो जीव जंतु आते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी। सेकेंडरी पे आते हैं इट स्मॉल एनिमल, जो दूसरे जीवों को खाते हैं। और टर्टियरी ये होता है जो दूसरे को खाते हैं। और पैरासाइट्स होते हैं परजीवी, जो अपना भोजन दूसरे जीवों से, मतलब होस्ट से, मतलब दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी चैप्टर है, इसमें आप खुद भी स्टडी करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो पढ़ते हैं यहाँ से। तो लिखा है कि व्हाट हैपन, क्या होता है व्हेन वी ऐड वेस्ट टू द एनवायरनमेंट, क्या होता है जब हम अपने कचरे को पर्यावरण में फेंक देते हैं। इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, पारितंत्र क्या है और इसके घटक क्या है। ह्यूमन बींग्स जनरेट ए लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल, कहते हैं मानव प्राणी जो है वो बहुत सारे कचरे को उत्पन्न करता है। दीज आर क्लासिफाइड एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसको हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में बांट सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस मतलब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो लिखा है कि दी सब्सटेंस कैन बी डिकम्पोज्ड बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया इनटू हार्मलेस सब्सटेंस। दे डू नॉट persist in environment and can be converted into compost. Cattle dung, wood, paper, vegetables and fruit peels, agricultural waste are few examples. तो इसके अंदर बताया गया है कि जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा या सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। ये पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसमें गाय का गोबर, लकड़ियाँ, पेपर, सब्जियाँ, फलों के छिलके, खेती बाड़ी से जो वेस्ट निकलते हैं वो सब सड़ जाते हैं। ये सब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहलाते हैं। अगला है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस यानी अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। These substances do not break into simpler substance by action of microorganism.
ये जो पदार्थ होते हैं सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा सिंपल पदार्थों में नहीं टूटते हैं। दे परसिस्ट इन एनवायरनमेंट, ये पर्यावरण में बने रहते हैं। देयरफॉर दे शुड बी रिसाइकल और रीयूज। प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स, डीडीटी, पेस्टिसाइड्स, मेटल आर्टिकल्स, ग्लास ऑब्जेक्ट आर ऑल कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। कहता है कि इनके अंदर वो चीज़ें आती हैं जो पर्यावरण में लंबे समय तक बनी रहती हैं और इनका इस्तेमाल हम पर्यावरण में कई बार कर सकते हैं, जिसमें प्लास्टिक की थैलियाँ, डीडीटी जो कीड़े मारने की दवाएं होती हैं पर्यावरण में लंबे समय तक रहती हैं, नष्ट नहीं होती हैं और दूसरे को भी नुकसान पहुंचाती हैं। धातुओं की चीज़ें, कांच की चीज़ें आती हैं जो पर्यावरण में जल्दी सड़ती नहीं है, इन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला गया है। अगला है इकोसिस्टम माने पारितंत्र क्या है। ठीक है, तो हमारे आसपास का जैविक और अजैविक समुदाय, ये दोनों जो मिलकर आपस में जो काम करते हैं इनको मिलाकर पारितंत्र कहते हैं। तो पारितंत्र में जैव घटक अजैव घटक दोनों रहते हैं और दोनों आपस में मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो एक नदी, तालाब, झील ये पारितंत्र है और इसके अंदर एक भौतिक कारक होते हैं ताप, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज, यह जैव घटक हैं और जीव जंतु, पेड़ पौधे जैव घटक हैं। तो दोनों मिलकर साथ में जीवन को संभव बनाते हैं, इसे पारितंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम का मतलब पारितंत्र। कहता है कि इट इज़ फॉर्म बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म बायोटिक कंपोनेंट्स विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक एयर, वाटर, टेम्परेचर और ऑफ द एनवायरनमेंट टुगेदर। तो कहता है इसके अंदर सभी जीव प्राणी जिसमें जैव घटक और अजैव घटक, जिसमें हवा, पानी, तापमान, ये सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट फॉर रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, सर्वाइवल एंड अदर एक्टिविटी। सजीव प्राणी जो हैं पर्यावरण के इन कारकों पर निर्भर करते हैं, जनन के लिए, वृद्धि के लिए, जीवित रहने के लिए और कई क्रियाओं के लिए। इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल और मैन मेड आर्टिफिशियल। इकोसिस्टम भी दो प्रकार का होता है, या तो प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित, जिसे मैन मेड या आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम कहते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम यानी प्राकृतिक पारितंत्र। These are formed in nature's example ponds, deserts, mountain and ocean and forest। कहता है कि ये जो है ना प्राकृतिक घटकों से बने हैं, जिसमें तालाब, मरुस्थल, पर्वत, महासागर और जंगल आते हैं। अगला है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। दीज आर मैन मेड इकोसिस्टम। ये मानव निर्मित इकोसिस्टम होते हैं। इसमें गार्डन यानी बगीचे आते हैं, क्रॉप फील्ड यानी खेतों वाली फसलें आती हैं, मतलब जो हम फसल उगाते हैं खेतों में वो आती हैं, और फॉरेस्ट माने जंगल आते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, यानी मानव निर्मित पारितंत्र हैं। अगला है, यहाँ पे हमें पढ़ना है कि प्रोड्यूसर माने उत्पादक कौन होते हैं। उत्पादक वे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं, यानी भोजन तैयार करते हैं। उत्पादक जो होते हैं, उत्पादक जीव यानी पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के ऊर्जा को प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट नामक भोजन बनाते हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं। इनमें सभी हरे पौधे आते हैं, तो इन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं इंग्लिश में। फिर एक आएगा उपभोक्ता यानी कंज्यूमर माने उपभोक्ता। उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो अन्य जीवों को खाते हैं। सभी जंतु या हम भी कह लो उपभोक्ता हैं। कुछ जंतु तो पौधे या दूसरे जंतुओं को खाते हैं, तो वो दोनों ही यहाँ पे उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता भी 3 या 4 टाइप के होते हैं। पहला है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और पैरासाइट। फिर एक पढ़ेंगे अपघटक यानी डिकम्पोजर। डिकम्पोजर माने अपघटक क्या होते हैं। ये अधिकतर जीवाणु या फंगस होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं और एंजाइमों की क्रिया के फलस्वरूप अपने भोजन को प्राप्त करते हैं और वायुमंडल में बने रहते हैं। ठीक है, ये पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में भी मदद करते हैं। तो पढ़ते हैं प्रोड्यूसर माने उत्पादक कौन होते हैं। दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे सजीव प्राणी विच प्रोड्यूस देयर ऑन फूड एज कॉल्ड प्रोड्यूसर, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें प्रोड्यूसर यानी उत्पादक कहते हैं। और ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन अलगई which can produce their own food by photosynthesis are called producer।
इसमें सभी पेड़ पौधे या नीलहरी शैवाल आते हैं जो अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त कर लेते हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं। दे प्रोड्यूस फूड फॉर कंज्यूमर, दे लिंक नॉन लिविंग वर्ल्ड टू लिविंग वर्ल्ड। ये जो होते हैं भोजन उत्पन्न करते हैं और ये नॉन लिविंग चीज़ों से लिविंग चीज़ों के लिए चीज़ें बना देते हैं। कंज्यूमर माने उपभोक्ता कौन होते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स ऑफ देयर फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर। उपभोक्ता वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से दूसरे पे या पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। दे आर 4 टाइप, ये 4 प्रकार के हैं। हर्बीवोरस शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, ओमनिवोरस सर्वाहारी, पैरासाइट परजीवी। एज पर देयर फीडिंग हैबिट्स, इनके खाने की आदतों के आधार पर बांटा गया इन्हें। बट एज पर द लेवल ऑफ फूड चेन दे आर कैटेगराइज एज, लेकिन भोजन श्रृंखला के अनुसार इन्हें कैटेगराइज किया गया है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्टियरी कंज्यूमर एज सोन, और इसके आगे और भी कई भागों में बांटा गया है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ऐसे कई स्तरों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोरस। प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी कह सकते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म विच इट प्लांट्स आर कोल्ड हर्बीवोरस। एग्जाम्पल डियर, रैबिट, हॉर्स, काउ, एलिफेंट, गोट, शीप, ग्रास ऊपर, सीड ईटिंग बर्ड्स, बटरफ्लाई एक्सेट्रा। ऐसे प्राणी जो पेड़ पौधों को खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। हिरन, खरगोश, घोड़ा, गाय, हाथी, बकरी, भेड़, टिड्डा और बीज खाने वाले पक्षी और बटरफ्लाई तो तितली, ठीक है, ये सब। सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवोरस, तो कह रहा है कि द्वितीय स्तर के भोक्ता। दीज एनिमल विच इट फ्लैश ऑफ द हर्बीवोरस, लॉयन, टाइगर, लिजर्ड, फ्रॉग, क्रोकोडाइल। ऐसे जीव जो शाकाहारियों का मांस खाते हैं तो उन्हें बोलते हैं द्वितीय स्तर के उपभोक्ता या फिर मांसाहारी। इसमें शेर, चीता, छिपकली, मेंढक, मगरमच्छ आते हैं। एक होते हैं स्मॉल कार्निवोरस और एक बिग कार्निवोरस। एक छोटे मांसाहारी होते हैं, कुछ बड़े मांसाहारी भी होते हैं। दे कम एट थर्ड ट्रॉपिक लेवल बिकॉज दे गेट देयर फूड बाय ईटिंग हर्बीवोरस एनिमल। दे आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं या ये थर्ड लेवल पे आते हैं, ये शाकाहारियों को ही खाते हैं। बिग कार्निवोरस बड़े मांसाहारी होते हैं, ये फोर्थ लिखा है। दे आर द फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल एट दे ईट स्मॉल कार्निवोरस। ये छोटे कार्निवोरस को खा के चौथे स्तर पे आते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड टर्टरी कंज्यूमर। इन्हें तृतीय स्तर के उपभोक्ता भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अगला है यहाँ पे पैरासाइट्स माने परजीवी। दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट। एग्जाम्पल लाइस, कसकता एंड वायरस। मतलब कह रहा है ऐसे जीव जो दूसरे जीवों से या दूसरे प्राणियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी, उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। इसमें वायरस आता है, कसकता और लाइस माने जुएँ आते हैं जो अपने होस्ट यानी मेजबान जिसके ऊपर ही निर्भर रहते हैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। डिकम्पोजर्स होते हैं अपघटक। दोज ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज्ड द डेड प्लांट एंड एनिमल टू सिमिलर सब्सटेंस। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगई। दे हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द नेचुरल रिवर्जियर एंड फॉर क्लीनिंग एनवायरनमेंट। दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इनके अंदर वो सभी सूक्ष्म जीव आते हैं जो सड़े गले पेड़ पौधे और जानवरों के मरने के बाद उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें बैक्टीरिया, फंगई, ये सब होते हैं। ये पर्यावरण को साफ करने में भी मदद करते हैं और मिट्टी के उपजाऊपन को भी बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया है डिफरेंट फूड चेन इन नेचर। इसमें दिख रहा है कि जो जंगल है उसको हिरन खाता है, हिरन को टाइगर खाता है। ऐसी जो घास होता है उसको टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को गिद्ध खाता है। या फिर तालाब में उगने वाली चीज़ों को ये केचुआ, बिच्छू खाते हैं, बिच्छू को मछली खाती हैं और मछली जो है उसको मतलब सारस या बगुला खा जाता है, ठीक है। फूड चेन क्या होता है? इट इज़ ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल टू फॉर्म ए चेन ऑफ हु इट्स वोम, ग्रास, डियर एंड लॉयन। कहता है ये भोजन की वो श्रृंखला, जीव जंतुओं के स्तर की वो श्रृंखला होती है जो एक दूसरे को खाते हैं। जिसमें घास को खाता है हिरन, हिरन को शेर। ट्रॉपिक लेवल, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से ट्रॉपिक लेवल।
तो लिखा है कि ईच लेवल ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रोपिक लेवल। तो हर प्रकार के भोजन के स्तर को ट्रोपिक लेवल कहते हैं, पोषण का स्तर। देयर इज ए डिफरेंट ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बिटवीन ईच ट्रोपिकल लेवल। तो हर पोषी स्तर पर हर स्तर पर जो है वो भोजन की मात्रा या ऊर्जा की मात्रा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, परिवर्तित होती है। विच इज़ यूनिडायरेक्शनल एंड कीप ऑन डिक्रीजिंग बाय 90% एंड जस्ट 10% इज अवेलेबल। इसमें यह बताया गया है कि जैसे एक पोषी स्तर को दूसरा जब पोषी जीव खाता है तो 90% एनर्जी पर्यावरण में वेस्ट हो जाती है और 10% ही अगले स्तर तक पहुंच पाती है। इसीलिए सबसे कम भोजन सबसे ऊपर वाले स्तर को मिल पाता है। इसमें टाइगर, गिद्ध, बगुला ये सब आते हैं या फिर मानव। अगला है ऑटोट्रोप्स, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें स्वयं पोषी कहते हैं। और हेटरोट्रोप्स, ऐसे जीव जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं स्वयं, उन्हें हेटरोट्रोप्स कहते हैं, विषम पोषी। दोज ऑर्गेनिज्म which prepare their own food from inorganic naturals are called autotrophs। ऐसे प्राणी जो अपना भोजन अपने भोजन जो होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें स्वयं पोषी कहते हैं। और कार्बनिक पदार्थों से उन्हें भोजन तैयार करते हैं उन्हें बोलते हैं। तो इनके अंदर प्रोड्यूसर उन्हें उत्पादक आते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, इन्हें उत्पादक कहते हैं। दे फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, ये पहला पोषी स्तर बनाते हैं। दे फिक्स अप और यूज सनलाइट एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटरोट्रोप्स और कंज्यूमर। तो ये पहला पोषी स्तर बनाते हैं और ये सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं और इनके ऊपर दूसरे उपभोक्ता या विषम पोषी जीव निर्भर रहते हैं। हेटरोट्रोप्स दे नीड ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। इनको दूसरे प्राणियों से अपने कार्बनिक पोषण यानी भोजन चाहिए। दे डिराइव एनर्जी फ्रॉम सन इनडायरेक्टली, ये सूर्य से डायरेक्ट अपना एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकते, इन्हें इनडायरेक्टली मिलता है, तो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर, इन्हें उपभोक्ता कहते हैं। 10% लो 10% का नियम ये कहता है कि जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो ऊर्जा जो होती है वो 90% वेस्ट हो जाती है पर्यावरण में और 10% ही अगले जीव जो खाया है उसे मिल पाती है। इस प्रकार जो ऊर्जा होती है वो घटती रहती है और सबसे ऊपर जो चरम स्तर पर जो जीव होते हैं उनको भोजन की कम उपलब्धता मिल पाती है। लिखा है कि ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ द टोटल इंसिडेंट सनलाइट। हरे पेड़ पौधों पर जितना भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसको वो 1% जो है वो ग्रहण कर पाते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी, और वो उसको भोजन ऊर्जा में बदल पाते हैं। ओनली 10% ऑफ दिस एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, और केवल 10% ही अगले स्तर तक, अगले ट्रॉपिक स्तर यानी अगले पोषी स्तर तक पहुँच पाता है। द रिमेनिंग 90% ऑफ द एनर्जी इज कंज्यूम इन द लाइफ प्रोसेस लाइक डाइजेशन, respiration, growth, reproduction. By each tropical level, the energy left beyond 3 to 5 tropic level is so less that none of the food chain could go beyond. और ये 90% ऊर्जा होती है वो वेस्ट हो जाती है उसी जीव के पाचन में, श्वसन में, उत्सर्जन में, वृद्धि करने में, जनन करने में, और अगले स्तर तक जो है 3-4 मतलब 5 स्तर से ज़्यादा नहीं हो पाती है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज़ यूनिडायरेक्शनल। इसका कोई एक दिशा नहीं है, इसका कई दिशाएं हो सकती हैं। एन एनर्जी फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल एंड नो एनर्जी इज अवेलेबल फॉर प्रीवियस लेवल। इट फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर इनटू कंज्यूमर एंड नॉट वाइस वर्सा एंड सन द यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल। और ये जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ये नीचे से ऊपर ही आता है, ऊपर से नीचे नहीं आता है, उल्टी दिशा इसकी नहीं हो सकती है। और जो सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उन्हें यही इन सब के जीवों का चरम स्रोत है। तो यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि सनलाइट जो है उसमें अगर 1,00,000 जूल का एनर्जी बनता है और उसको प्रोड्यूसर 1% इस्तेमाल करते हैं तो इसका 1% हो गया 1,000। और उसको जब हार्बीवोरस शाकाहारी जीव जो होते हैं वो जब इन्हें खाते हैं उन्हें इसका 10% यानी 100 ही मिल पाता है। और कार्निवोरस जो मांसाहारी जो शाकाहारी को खाते हैं उन्हें 10 जूल एनर्जी मिल पहुंच पाता है। और जो कार्निवोरस को जो बड़े कार्निवोरस टॉप कार्निवोरस खाते हैं उन्हें 1 ही जूल एनर्जी मिलता है। तो सबसे कम भोजन जो है टॉप कार्निवोरस सबसे ऊपर वाले मांसाहारियों को होता है। इस क्षेत्र को 10% एनर्जी लेवल कहते हैं। ये लिखा है फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है यहाँ बताया गया है, ठीक है।
अगला है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन यानी जैव आवर्धन। ठीक है, जैव आवर्धन में क्या होता है कि जैसे हम खेतों में कीड़ों वीड़ों को मारने के लिए पीड़कनाशी दवाइयाँ डालते हैं, तो वो जो पेड़ पौधे उनका इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनके शरीर में वो हानिकारक रसायन जमा हो जाते हैं, और वो हानिकारक रसायन जब उनके शरीर में जमा हो जाते हैं और वो जो दूसरे जीव उनको खाते हैं तो उनके शरीर में वो रसायन, वो केमिकल, वो रसायन जो हानिकारक थे वो उनमें आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। और इससे जो होता है उनके शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे कई जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। तो खेतों में जो DDT के पीड़कनाशी दवाइयाँ DDT इस्तेमाल होते हैं, तो हम पेड़ पौधों को देते हैं, तो पेड़ पौधों को जब बकरी खाती है तो बकरी में वो रसायन चले जाते हैं, और बकरी को जब मनुष्य खाते हैं तो मनुष्य में आ जाते हैं। तो इससे हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको ही हमें यहाँ पे बताया गया है। तो लिखा हुआ है कि द कंसंट्रेशन ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स इंक्रीज with every topic level in food chain if it is not metabolized by the body of the organism it is called biological magnification। कहता है कि कुछ जो जहरीले पदार्थ होते हैं जैसे कीटनाशक दवाइयाँ, वो जब अगले स्तर में जब जाते हैं भोजन श्रृंखला में, तो वो ऊपर वाले जो जीव होते हैं उनमें जमा होते रहते हैं। इस प्रक्रिया को बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। ह्यूमन ऑक्यूपाई टॉप पोजीशन इन द फूड चेन, और जो मानव है वो फूड चेन में टॉप पोजीशन पे है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसलिए बहुत सारे जो जहरीले पदार्थ मानव के शरीर में जमा हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे फूड वेब, भोजन का जाल। इस चित्र में वही सब बताया हुआ है कि तालाब के पास जो पेड़ पौधे हैं या जो हर छोटे छोटे घास हैं उनको कौन कौन से जीव खाते हैं, फिर उनको बड़े जीव खाते हैं उनको, और फिर ऊपर बड़े बड़े जीव खाते हैं, और सबसे ऊपर जहाँ टाइगर को दिखाया गया है, या फिर हम मनुष्य भी इसके ऊपर आते हैं। तो ये इसको बोलते हैं फूड वेब यानी भोजन, मतलब भोजन जाल। ठीक है, इसे बोलते हैं खाद्य जाल या आहार जाल। तो प्रकृति में आहार श्रृंखला एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती है, यह एक पारितंत्र की संरचना। आहार श्रृंखलाएं कहीं ना कहीं आपस में संबंधित होती हैं। अर्थात एक आहार श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखलाओं के जीवधारियों से भी हो सकता है। इस प्रकार अनेक आहार श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को आहार या खाद्य जाल कहते हैं। आहार जाल या खाद्य जाल कहते हैं। इन एन इकोसिस्टम, कहता है एक पारितंत्र में देयर आर मोर देन वन फूड चेन, एक से अधिक भोजन श्रृंखलाएं हो सकती हैं। वन स्पीसीज में ऑक्यूपाई डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन डिफरेंट फूड चेन, एक ही स्पीसीज के प्राणी को एक या कई स्तर के जीव जंतु खा सकते हैं। एंड लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ए फूड वेब इन एन इकोसिस्टम, और बहुत सारी इस प्रकार के खाद्य श्रृंखलाओं के मतलब कनेक्शन को हम भोजन की श्रृंखला या फूड वेब कहते हैं। तो पूरा यहाँ पे हमने पढ़ लिया है, आगे पढ़ेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमारा अगला टॉपिक है जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है, ये जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इसको। हाउ डू आवर एक्टिविटी अफेक्ट द इन्वायरमेंट, और किस प्रकार की जो हमारी क्रियाएँ हैं वो पर्यावरण को प्रभावित करती है। तो इसमें ओजोन से शुरुआत किया गया है। ओजोन कैसे बनती है बताया गया कि इट इज़ फॉर्म, ये बनती है इन अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग में बनती है, बाय एक्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रे ऑन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कहते हैं ऑक्सीजन के अणुओं के ऊपर जब अल्ट्रा वायलेट रे यानी जो पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो ऑक्सीजन जो होता है इसका अणु टूट जाता है एटम में, और वो ऑक्सीजन जब एक दूसरे ऑक्सीजन एटम से मिलता है तो O3 यानी ओजोन बन जाता है। ओजोन इज़ डेडली पॉइजनस, ओजोन जो होता है वो हमारे लिए कह रहा है कि मतलब विष या जहर के समान होता है, घातक होता है। ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन, लेकिन जो ओजोन होता है हमारी रक्षा करता है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रे, उनसे रक्षा करता है, रेडिएशन से मतलब विकिरणों से रक्षा करता है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आर हाईली हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सजीव प्राणियों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। एंड इट कैन कॉज, इसकी वजह से स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, कैटरेक्ट इन द ह्यूमन, मानव के अंदर मोतियाबिंद हो जाता है आँखों का। ओजोन डिप्लेशन में लिखा है कि ओजोन की परत में मतलब कमी होना,
मतलब ओजोन की परत का हटना, अवक्षेप होना, ओजोन परत का अपक्षय होना। ओजोन लेयर इज़ गेटिंग इन थिनर एंड थिनर डे बाई डे। दिनों दिन जो ओजोन परत है ये पतली पतली होती जा रही है। और इट इज़ ड्यू टू यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन रेफ्रिजरेटर, CFC कहते हैं इसे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर में या फिर फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने, अग्निशामक में इस्तेमाल होता है, रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता है या एयर कंडीशनर में इस्तेमाल होता है। इस गैस की वजह से ओजोन परत जो है वो ख़राब हो रही है। तो लिखा है कि UNEP ये एक संघ है, इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये 1987 में बना था। इसके कहने पर 1986 से ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है। UNEP हैज़ सक्सेस्ड इन रीचिंग इन एग्रीमेंट टू फ्रीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोडक्शन टू सेव इन्वायरमेंट एंड स्टॉप इट्स प्रोडक्शन। इट इज़ कॉल्ड क्योटो प्रोटोकॉल। इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके तहत जो इसका उत्पादन है हमने बंद कर दिया है। अगला है वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन। तो लिखा है बायोडिगेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिगेबल वेस्ट शुड बी पुट इन सेपरेट ब्लू एंड ग्रीन बीन्स रिस्पेक्टिवली। कहता है कि हमें हरे कचरे को, नीले कचरे को, जो बायोलॉजिकल मतलब जो जैव निम्नीकरण वाले कचरे हैं और अजैव निम्नीकरण यानी सड़ने वाले और ना सड़ने वाले कचरों को अलग अलग रखना चाहिए। हरी वाले डस्टबिन में जो सड़ सकते हैं बायोडिगेबल वेस्ट वो रखने चाहिए, और नीले वाले में वो रखने चाहिए जो नहीं सड़ते हैं, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, ठीक है, ये सब, और मेटल, धातु। लिखा है बायोगैस प्लांट इज़ एक्सेलेंट वे ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी कचरे होते हैं उनको निपटान करने का सबसे बढ़िया तरीका है बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में गोबर ओबर और सड़े गले पेड़ पौधों की पत्ती वत्ती छिलको विलकों को सड़ाकर हम जो बायोगैस बनाते हैं, जो कि एक स्वच्छ ईंधन है और पर्यावरण को कम प्रदूषित करता है। अगला है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आर मस्ट इन अर्बन एरियाज टू डिटॉक्स वाटर बिफोर रिलीजिंग इनटू वाटर। इसमें उपाय बताया गया है कि जो शहरों से निकलने वाली जो नालियाँ होती हैं उसको उपचार करना चाहिए, उसमें जहरीले पदार्थ हटाने के बाद ही उन्हें नदियों में डालना चाहिए। लैंड फिलिंग कैन बी decomposed in a pit that change waste into manure and sold to farmer homemakers for kitchen garden। ऐसे कह रहे हैं कि कहीं पे जो ज़मीन होते हैं गड्ढे वड्ढे, उनको भरने के लिए भी इन कचरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसानों से लेकर मतलब जो उनके या फिर बगीचों से जो भी कचरे निकलते हैं उनको हम गड्ढों में भर दे सकते हैं, उनसे खाद बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके ऊपर पार्क वगैरह बना सकते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ नॉन बायोडिगेबल वेस्ट इज़ एसेंशियल टू क्लीन एनवायरनमेंट। कहता है कि नॉन बायोडिगेबल जो वेस्ट होते हैं, जो सड़ते नहीं पर्यावरण में, इनको हमें बार बार रिसाइकल करना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण साफ रहे। न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल वेरी इजी एंड यूज फॉर मेकिंग एनवेलप्स इको फ्रेंडली कैरिंग बैग। कागज़ का इस्तेमाल करना चाहिए लिफाफे बनाने में, ये पर्यावरण मित्र के समान होते हैं, ये पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाते हैं और पर्यावरण के दूसरे जीवों को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यूज बोटल्स, कैंस एंड बॉक्स, क्लोथ्स, एनवेलप्स कैन आल्सो बी रीयूज। और प्लास्टिक की बोतलें हैं, बॉक्स है, या फिर जो कपड़े होते हैं, लिफाफे होते हैं, इनका प्रयोग बार बार में लाना चाहिए। 5 R's अप्रोच, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज़, रिड्यूस एंड रीपर्पस इज़ द बेस्ट टू सेव एनवायरनमेंट। पर्यावरण को बचाने के लिए ये 5 जो अप्रोच बताए गए इनको अपनाना चाहिए। कम उपयोग करना, पुनः चक्रण करना, उपयोग करने से मना करना, कम उपयोग करना और बार बार इनको अपने उद्देश्य के लिए बार बार इस्तेमाल में लाना है। तो इन तरीके से हम जो है पर्यावरण को मतलब नुकसान करने से मतलब पर्यावरण पर जो नुकसान हो रहा है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है।